हेलो दोस्तों, सूरज यस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम घटना चक्र आर्थिकी पढ़ रहे थे और अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड कर दी थी। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पहली वीडियो मिल जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय बजट पर बात की थी। आज हम उत्तर प्रदेश बजट 2021 और 22 पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट में हमने बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट की डिटेल से बात की थी। यहाँ पर हम जो हमारा बजट का कॉन्सेप्ट है उस पर थोड़ा मोटा मोटी बात कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा बजट अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी अस्पष्टता की स्थिति ना बनी रहे। ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और है, हम एक्स्ट्रा वर्डन नहीं लेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ही जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। अन्य फैक्ट जो है आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप याद रख लीजिए, अगर क्षमता नहीं है तो आप जो है मेन जो फिगर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट की बात करते हैं। बजट क्या होता है? तो बजट जो है आय व्यय का लेखा जोखा होता है, या आपको हमने पहले ही बता दिया था। फिर दोस्तों दूसरी बात होती है, बजट में हम जो है दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक हमारी प्राप्ति और एक हमारा व्यय। ठीक है। जो हमारी रिसिप्ट हुई है उनके बारे में, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राप्ति भी दोस्तों दो हमारे अकाउंट होते हैं। एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है, और एक होता है पूंजीगत खाता, जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो हमारी जो प्राप्ति होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट में आती है। ठीक है। और अगर व्यय की बात करें तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि राजस्व व्यय, और पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर दोस्तों एक बात और हम कर लेते हैं, जो हमारा पूंजी खाता होता है या पूंजीगत व्यय जो हमारा होता है उसके अंदर कौन सी मद आती है, इस बारे में बात कर लेते हैं। उसके अंतर्गत जो है ऋण आता है, जो आपको ऋण देना है। एक उधार आता है, जो उधार आप देते हैं। और एक अवसंरचना में जो निवेश किया जाता है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो थी ये बेसिक बात थी बजट की। अब थोड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, संवैधानिक उपबंध जो किए गए हैं बजट से संबंधित, उस पर और बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 112 है, आर्टिकल 112। और राज्य बजट से संबंधित जो है वो है 202, आर्टिकल 202। ठीक है। और दोस्तों, संविधान में जो है बजट शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। ये हम आम बोलचाल में जो है बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बात कही गई है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो है एक वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। ठीक है। ये संविधान में लिखा गया है। आइए अब दोस्तों शुरू करते हैं मेन पॉइंट पर। अपना मुख्य जो सब्जेक्ट है उस पर बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष, तो दोस्तों जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण विधानमंडल के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये यहाँ पर वही बात रिपीट की गई है, जो आय व्यय का विवरण है वो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसे ही संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की संज्ञा दी गई है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बोलचाल में बजट कहा जाता है। तो ये हमने जो है अभी डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2021 और 22 के लिए, तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो सुरेश कुमार खन्ना है, ये हमें ध्यान रखना है। वर्ष 2021 और 22 के लिए वर्तमान सरकार का 5वां पूर्ण बजट पेश किया, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वर्तमान सरकार का 5वां जो है पूर्ण बजट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत राज्य बजट का आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपये, जो विगत वर्ष के अनुमान की तुलना में 7.29% अधिक था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है बजट का आकार कितना है। तो बजट का आकार जो है वो 5,50,270.78 करोड़ रुपये, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो विगत वर्ष का बजट था उसकी तुलना में यह 7.29%
अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कुल व्यय की बात करें तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कुल व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आता है। ठीक है, जो राजस्व खाते से व्यय होता है और जो पूंजीगत खाते से व्यय होता है वो कुल हमारा व्यय आता है। ठीक है, तो कुल व्यय की बात करें तो कुल व्यय में जो दोस्तों राजस्व खाते से व्यय है वो है 3,95,130.35 करोड़ रुपए तथा 1,55,140.43 करोड़ रुपए पूंजीगत लेखे या खाते का व्यय शामिल है। बजट में 27,598.40 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई है। तो दोस्तों हमारा जो राजस्व व्यय है वो है 3,95,130.35 करोड़ रुपए और जो हमारा पूंजीगत व्यय है वो 1,55,140.43 करोड़ रुपए है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों डिटेल में व्यय की बात की गई है। जो हमारा राजस्व एवं पूंजी लेखा का व्यय है, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर है, वहाँ पर जो है डिटेल में बात की गई है यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में राजस्व लेखा का व्यय 3,95,130.35 करोड़ रुपए अनुमानित, जबकि विगत वर्ष के बजट अनुमान में यह 3,95,116.95 करोड़ रुपए था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विगत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में यह वर्ष 2021 में मात्र 13.4 करोड़ रुपए ही अधिक व्यय अनुमानित है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है जो हमारा राजस्व लेखे का व्यय है वो अभी हमने बताया था 3,95,130.35 करोड़ रुपए है। और जो पिछले वर्ष का जो अगर हम बात करें वो राजस्व व्यय था वो था 3,95,116.95 करोड़ रुपए। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। और जो दोस्तों अगर इन दोनों की अंतर की बात करें तो 13.4 करोड़ रुपए का ही जो है इसमें अंतर है। मतलब जो है इस बार 13.4 करोड़ रुपए जो अधिक व्यय किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, अब दोस्तों पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय जो है वो 2020 और 21 में 1,17,743.77 करोड़ रुपए अनुमानित था। जो वर्ष 2021 और बजट में यह 1,55,140.43 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो विगत वर्ष की तुलना में 37,396.66 करोड़ रुपए यानी कि 31.76 करोड़ अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों जो इस बार का जो हमारा पूंजीगत व्यय है वो है 1,55,140.43 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37.76% अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो है राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक है। ठीक है, क्योंकि राजस्व व्यय कितना है वो है 3,95,130.35 करोड़ और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 1,55,140.43 करोड़ रुपये। तो हमें ध्यान रखना है जो हमारा राजस्व व्यय है वो पूंजीगत व्यय से अधिक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट के आधार पर, तो हमें जो है ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय की बात करें, परिव्यय ध्यान रखना है ये पूंजीगत व्यय से अलग है। तो पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत कुल 32,558.21 करोड़ रुपए यानी कि 40.09% तथा राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत 3,971.14 करोड़ रुपए है, जो 11.98% की वृद्धि अनुमानित है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, टेबल देख लेते हैं, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टेबल है ये टेबल राजस्व लेखा जो हमारा राजस्व अकाउंट है उसके अंतर्गत जो व्यय के प्रमुख मद हैं उसके बारे में ये टेबल बताती है। ठीक है, तो हमें जो ध्यान रखना है दोस्तों ये रखना है कि अगर हम वृद्धि और प्रतिशत में वृद्धि और कमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है ब्याज अदायगी में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कमी जो हुई है वो हुई है परिवहन में। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात करते हैं सबसे ज़्यादा व्यय की मद मतलब सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति में। ठीक है, इसमें जो है 65,185.23 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा राजस्व व्यय की अगर मद है तो वह है शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने व्यय की मद पढ़ ली थी, अब हम प्राप्ति की बात करते हैं। ठीक है,
तो हमारी प्राप्ति के अंतर्गत क्या आता है, राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति आती है, ये हमने बता दिए, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कुल प्राप्तियों की। तो कुल प्राप्ति जो थी वो थी 5,06,181.84 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अनुमानित है। जबकि विगत वर्ष के बजट में यह जो थी ये थी 5,558.53 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमें प्राप्ति का जो है ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे कुल प्राप्तियां हैं उसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 4,18,340.44 करोड़ रुपया, ये हमारे राजस्व प्राप्तियां हैं। और हमारी पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो है 87,841.40 करोड़। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों से ज़्यादा है, ये हमें जो है डेटा याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों में अगर कर राजस्व का अंश देखा जाए तो दोस्तों जो हमारी राजस्व प्राप्ति होती हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसमें जो है टैक्स, एक तो टैक्स से प्राप्त होती है और वो एक होती है नॉन टैक्स से प्राप्त। ठीक है, तो टैक्स की बात करें तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, और नॉन टैक्स की बात करें तो इसमें ब्याज आ गया है, और जो डिविडेंस आता है, जो हमने निवेश किया उसका डिविडेंस यानी कि लाभांश जो आता है वो भी जो है वो राजस्व खाते में आता है। ठीक है, तो राजस्व खाते की अगर हम मद देखें, जो सबसे ज़्यादा हमें जो है राजस्व खाते में जो मद प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है, तो दोस्तों वो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान भी रखना है। तो राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश जो है, जो हमारे राजस्व प्राप्ति है उसमें जो टैक्स से जो हमें जो प्राप्ति होती है वो कितनी है, वो है 3,05,740.30 करोड़ रुपये है। तो दोस्तों हमें फिगर्स याद नहीं रखना है, हमें जो है कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो हम अभी आपको बताएंगे। जिसमें से स्वयं का कर राजस्व जो है 1,86,345 करोड़ रुपये है, तथा केंद्रीय करों में राज्य का जो है वो 1,19,395.30 करोड़ रुपये है। तो दोस्तों हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो राज्य का जो राजस्व प्राप्ति है, टोटल राजस्व प्राप्ति में उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो उसके स्वयं के कर की है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर जो केंद्र से राज्यों को जो हिस्सा मिलता है करों का, वो सेकंड नंबर पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य की जो है सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जो है राजस्व खाते में कहाँ से है, तो वो है स्वयं का राजस्व। ठीक है, स्वयं का जो राजस्व है वो सबसे ज़्यादा है अगर राजस्व खाते में अगर प्राप्ति की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2021 और 22 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 2020 और 21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 61,478.06 करोड़ रुपए यानी कि 49.23% की वृद्धि हुई है। तो जो स्वयं का राजस्व है उसमें जो है 49.23% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लोक लेखा पब्लिक अकाउंट। तो दोस्तों तीन तरह का जो हमारे फंड होते हैं, एक लोक लेखा होता है, एक कंटीजेंसी फंड होता है जिसे आकस्मिकता निधि कहते हैं, और एक समेकित निधि होता है जिसे कंसोलिडेट फंड कहते हैं। तो तीनों जो है ये दोस्तों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोक लेखा की। तो लोक लेखा के अंतर्गत उन लेन देनों को दर्शाया जाता है जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सरकार को जो है कुछ निधि जो है दी जाती है और उसका जो है सरकार देखभाल करती है। ठीक है, इस लेखे की प्राप्तियां एवं संवितरण समेकित निधि के लेखों से अलग है, ये हमने अभी बता दिया है। भविष्य निधि, स्थानीय निधियों की जमा, अन्य निक्षेप, आरक्षित निधियां, जमा राशियां आदि लोक लेखा के मुख्य भाग हैं। तो लोक लेखा के मुख्य भाग जो है ये हैं भविष्य निधि है, स्थानीय निधियां हैं, जो सरकार के पास जमा रहती है। ठीक है, और सरकार इसका प्रबंधन करती है। इन लेन देनों का राज्य सरकार के अर्थोपाय, स्थिति, वेज एंड मीन्स पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है, जो वर्ष 2020 और 21 की शुद्ध प्राप्ति की मूल अनुमान 8,500 करोड़ रुपए से 3,000 करोड़ रुपया कम है। ठीक है, तो इस बार जो है लोक लेखा से जो प्राप्ति है वो 3,000 करोड़ रुपया कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वर्ष 2021 और 22 के बजट अनुमानों में वर्ष भर के समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम 7,988.94 करोड़ रुपये अनुमानित है। प्रारंभिक शेष तथा समस्त लेन देनों के उपरांत शुद्ध परिणाम के आधार पर अंतिम शेष 23,955.82 करोड़ रुपये अनुमानित है। अब दोस्तों राजस्व बचत की बात करते हैं। वर्ष 2021 और 22 के बजट में 23,210.09 करोड़ रुपए की राजस्व बचत का अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्व बचत जो है वो है
23,210.09 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2020 और 21 में यह 27,450.88 करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। वर्ष 2019 और 20 के बजट अनुमानों के आधार पर राजस्व बजट 27,777.36 करोड़ रुपये अनुमानित थी। जो 2019 और 20 के लिए थी वो अनुमानित जो थी वो 27,777.36 करोड़ रुपये थी। जो वास्तविक आंकड़ों के अनुसार यह 67,560.13 करोड़ रुपये रही। ठीक है, तो दोस्तों जो बजट है वो वास्तविक आंकड़ों में वो रही है 67,560.13 करोड़ रुपये है, और जो अनुमानित थी वो थी 27,777.36 करोड़ रुपये। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो दोस्तों राजकोषीय घाटे की बात करें तो वर्ष 2021 और 22 में राजकोषीय घाटा जो है वो 90,729.80 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जो राज्य की जो जीडीपी है उसका 4.17% है। ठीक है, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, मैं 90,729.80 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा है, और जो परसेंटेज में है ये है 4.17%। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2019 और 20 की अगर बात करें तो वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय बचत जो थी वो 11,082.68 करोड़ रुपए है। ठीक है, वर्ष 2020 और 21 के बजट अनुमानों के तहत राजकोषीय घाटा जो था वो था 53,195.46 करोड़ रुपए आकलित था, जो संशोधित अनुमानों के अनुसार बढ़कर 80,851.49 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही है जब हम बजट पढ़ते हैं तो एक तो विगत वर्ष, एक वर्तमान वर्ष और एक जो वित्तीय वर्ष है, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है ये जो हमारा राजकोषीय घाटा दे रखा है जो हमारा 2020 और 21 का था वो है 80,851.49 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हमें जो है पहला वाला ध्यान रखना है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीगत परिव्यय। तो दोस्तों पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत देखते हैं तो पूंजीगत परिव्यय से अब स्थापना सुविधाओं एवं आधारभूत सेवाओं का सृजन होता है। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया था कि पूंजीगत व्यय के तहत जो है या तो आधारभूत संरचना में विकास होगा जिससे जो देश की या राज्य की प्रगति होगी, या फिर सेकंड नंबर पर हम बात करें तो हमारे ऋण जो है वो दिए जाते हैं जिससे हमारी देयता या लायबिलिटी में कमी होती है। ठीक है, तो इन सेवाओं का विकास की प्रक्रिया में अहम योगदान होता है जो हमारा पूंजीगत परिव्यय होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के बजट में पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 1,13,767.70 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, पूंजीगत परिव्यय की अगर बात करें वर्ष 2019 और 20 में पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत वास्तविक रूप से 59,998.03 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे जो फिगर्स हैं ये हमें याद नहीं रखना है, ये डाटा हमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2020 और 21 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय 81,209.49 रुपये करोड़ था, जो संशोधित अनुमानों में घटकर 68,253.73 करोड़ रुपये होना आकलित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सकल कर प्राप्तियां या सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें हम, जो ग्रॉस राज्य का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है, तो कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात वर्ष 2021 और 22 के बजट में 14.1% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2019 और 20 के वास्तविक आंकड़ों में यह 14.2% तथा वर्ष 2020 और 21 के संशोधित अनुमानों में यह 11.5% रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जीडीपी के कंपैरिजन में कुल राजस्व की बात करें कर राजस्व की तो वो है 14.1% अनुमानित किया गया है। ठीक है, और जो 2020 और 21 में जो संशोधित अनुमान था वो था 11.5। ठीक है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कर राजस्व प्राप्तियों में जो है स्थायित्व सुधार को इंगित करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो हमारे जीडीपी के कंपैरिजन में कर राजस्व है वो लगभग स्थिर बना हुआ है, तो इससे जो है ये स्थायित्व सुधार को जो है इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों
अगर ऋणग्रस्तता की बात करें, जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अगर ऋणग्रस्तता की या ऋणग्रस्तता की प्रतिशत की बात करें तो वो 2011 और 12 में यह अनुपात 32.8% था, जो क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2019 और 20 में 29.6% स्तर पर आ गया। ठीक है, वर्ष 2020 और 21 के संशोधित अनुमान में यह 29.2% है और वर्ष 2021 और 22 के बजट अनुमान में यह 28.1% है। इस अनुपात में क्रमिक रूप से कमी हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो ऋणग्रस्तता है, जो राज्य की सकल जीडीपी में ऋणग्रस्तता की बात करें तो वो कम होती जा रही है, और जो इस बार जो अनुमानित है वो है 28.1%, और जो संशोधित अनुमान है 20 और 21 के लिए वो है 29.2%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2021 और 22 में राज्य की अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय का विश्लेषण दे रखा है इसमें। तो वर्ष 2021 और 22 के दौरान राज्य के कुल अनुमानित संसाधनों में राज्य का स्वयं का कर, जो अभी हमने बताया था, राज्य का स्वयं कर जो है राजस्व का 34.5% है। फिर राज्य का करेत्तर राजस्व यानी कि जो कर से अलग राजस्व है वह 4.7%, और केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो 22.1% है, तथा केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान जो है 16.2% है। इस प्रकार कुल संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का अंश जो है वो 77.5% है। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो 77.5% है, और राजस्व प्राप्ति में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो राज्य का स्वयं का कर है, फिर जो केंद्रीय करों से राज्य को जो मिलता है हिस्सा वो है, और फिर जो है केंद्र से जो सहायता मिलती है वो है, और जो है फिर कर से अलग जो आपका राजस्व होता है वो है। ठीक है, तो इस सीरियल वाइज जो है मिलाने के लिए कहा जा सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों जब हमें पता है हमारी दो तरह की राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, एक तो राजस्व प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति। जब हमारी राजस्व प्राप्ति इतनी है तो जो शेष बची हुई है वो क्या है, वो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, तो शेष 22.5% में 14% लोक ऋण, लोक लेखा 1% है, और ऋण एवं अग्रिम वसूली 0.4% एवं आकस्मिकता निधि शुद्ध 0.1%, तथा समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम जो है 7.0% है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया। अब दोस्तों ये जो है पूरा बजट का ब्यौरा दिया है, कितना व्यय किया गया है, कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें ये ध्यान रखना है, राजस्व बचत, राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम राजस्व बचत की बात करें तो वो कितनी अनुमानित है, वो अनुमानित है 23,210.09 करोड़ रुपये। ठीक है, राजकोषीय घाटा ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये है 90,729.80 करोड़ रुपये, यानी कि 4.17%। ठीक है, और प्रारंभिक घाटा है वो है 47,199.99 करोड़ रुपये। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है राजकोषीय घाटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है आय और व्यय का विवरण दिया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ किया जाता है और सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों रिपीट बात होगी, ये जो है आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम आय की बात करें, ठीक है, तो आय में जो है स्वयं का कर राजस्व जो है सबसे ज़्यादा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, और ये जो है क्वेश्चन हर बार लगभग पूछ लिया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, स्वयं का कर जो है वो जो सबसे ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है केंद्रीय करों से जो राज्य का हिस्सा मिलता है वो है, जैसे जीएसटी में जो है राज्यों का जो हिस्सा है वो मिलता है, वो सेकंड नंबर पर है। और दोस्तों एक बात और हमें ध्यान रखना है, यूपी को जो है केंद्रीय करों में से सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर बिहार को होता है। तो ध्यान रखना यूपी का हमें ध्यान रखना है, जो केंद्रीय करों में से सबसे ज़्यादा अगर प्राप्ति होती है तो वो यूपी को होती है। ठीक है, और अगर हम कर राजस्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वयं का कर, फिर केंद्रीय करों से जो प्राप्त है वो है, और थर्ड नंबर पर हम कह सकते हैं जो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान होता है वो होता है, और फिर जो है लोक ऋण है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें जो क्रम से जो है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा व्यय की बात करें तो दोस्तों ये हमारा पूंजीगत परिव्यय कितना है, वो 21.1% है, और ये बाकी हमारा जो है राजस्व व्यय है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा राजस्व व्यय जो है वो पूंजीगत व्यय से ज़्यादा होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों, अगर राजस्व व्यय की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है राजस्व व्यय में वो होता है सरकारी कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्व व्यय की अगर बात करें राज्य सरकार का, तो सबसे ज़्यादा व्यय जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन में आता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वह वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, जो संस्थाएं होती है, ठीक है, उन्हें जो वेतन दिया जाता है वो सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत दोस्तों हमें पता है जो मेंटेनेंस आता है, जो आपको वेतन देना है वो आता है, जो आपका रक्षा में जो है मेंटेनेंस होता है वो आता है, तो वो राजस्व व्यय में आता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो राजस्व व्यय में सबसे ज़्यादा मद है वो है सरकारी कर्मचारियों की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति, ठीक, 2021। ठीक है, तो दोस्तों FRBM आपने एक अधिनियम सुना होगा, FRBM। ठीक है, फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये 2003 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या दिया रहता है, इसमें जो है वर्तमान ईयर और अगले 3 वर्ष का जो है अनुमान किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है यही बात की गई है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो ये जो है उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली 2006 में मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति का प्रारूप निर्धारित किया गया था। तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति पत्रक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पुनर्संरचना नीति पत्रक प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक बजट के साथ। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, अधिनियम तथा नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2021 तैयार की गई है, जिसमें वर्ष 2020 और 21 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान, जो विगत वर्ष के जो अनुमान है, ठीक है, और वर्ष 2021 और 22 के बजट अनुमान, जो इस वित्तीय वार्षिक विवरण जो होता है हमारा जो बजट होता है उसके अनुमान, और अगले 3 वर्षों के अर्थात 2022, 2023 और 2025 तक के जो है अनुमान इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2020 और 21 के बजट में अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 9.3% के स्तर से घटकर संशोधित अनुमान में 6.4% होने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लागू लॉकडाउन है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा राज्य का घरेलू उत्पाद है, ठीक है, राजस्व की अगर बात करें तो वो जो है 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो जो कमी जो हुई है वो कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया है, और वर्ष 2021 और 22 में इसके बढ़कर 8.6% हो जाने का अनुमान है। ठीक है, तो और 21 और 22 में जो है ये 8.6% हो जाने का अनुमान किया गया है, तथा आगे के वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, जो आगे के वर्ष है उसमें जो है अगर वो ऐसी कोई पैंडेमिक की सिचुएशन नहीं आती है तो इसमें जो है वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राज्य वर्ष 2006 और 7 से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति में है। 2006 और 7 से लगातार राजस्व अधिशेष है हमारे पास, परंतु 2020 और 21 में मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, के कारण राजस्व बचत जो है ऋणात्मक अर्थात राजस्व घाटे की स्थिति रही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो है 2006 और 7 से अगर हम बात करें तो हमारा राजस्व जो अधिशेष है वो पॉजिटिव रहा है, मगर 2020 और 21 में ये निगेटिव पहुंच गया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य का करेत्तर यानी कि जो कर से अलग जो राजस्व है, वर्ष 2020 और 21 के संशोधित अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.6% आकलित है, जो वर्ष 2021 और 22 में 1.2% होने का अनुमान है। ठीक है, तो 2021 और 22 में जो नॉन टैक्स राजस्व है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो 1.2% होने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2020 और 21 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 2.9% है आकलित है, जिसके जो संशोधित अनुमान में कोविड-19 महामारी से आर्थिक परिदृश्य पर पड़े गहन प्रभाव के कारण यह बढ़कर 4.17%
प्रतिशत रहने का आकलन है। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी इसकी। तो दोस्तों टेबल पर जो है हम अच्छे से फोकस करेंगे ताकि ये सारी जो बातें हैं आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए अब टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत 2020 और 21 का जो अनुमान है और संशोधित अनुमान है, और 2021 का जो अनुमान है, और नेक्स्ट 3 ईयर के पूर्वानुमान दिए रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इसे दिया गया है, मतलब जो राज्य की पूरी जीडीपी है उसके अनुपात में उसके प्रतिशत के आधार पर जो यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। तो हम बात करते हैं राज्य का स्वयं का कर राजस्व जो है वो बजट अनुमान 2020 और 21 में 9.3 था, उसे संशोधित करके 6.4% कर दिया गया है, और 2021 और 22 में जो है ये 8.6 रहने का अनुमान है। ठीक है, तो राज्य का जो स्वयं का कर है वो जीडीपी का जो कितना परसेंट रहने का अनुमान है वो 8.6 रहने का अनुमान है, और जो 2020 और 21 में जो संशोधित है वो 6.4% है। ठीक है, और अगले 3 वर्षों के लिए बात करें तो ये 8.8%, फिर 9% और फिर 9.2% रहने का जो है पूर्वानुमान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो राजस्व में जो नॉन टैक्स है, मतलब जो कर से अलग जो राजस्व है उसकी बात करें तो ये जो अनुमान किया गया था ये 1.7% अनुमानित किया गया था, मगर अब इसे जो संशोधित करके 0.6% कर दिया गया है, और 2021 और 22 के लिए ये 1.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, और अगले 3 वर्षों की अगर बात करें तो 1.1%, 1% और 1% रहने का अनुमान है। ठीक है, राजस्व बचत की अगर हम बात करें तो ये अनुमानित किया गया था 1.5%, संशोधित अनुमान के तहत ये निगेटिव में पहुंच गया है राजस्व बचत। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, तो 0.7% है, और 2021 और 22 के लिए अनुमानित किया गया है 1.1%। ठीक है, और अगले 3 वर्षों की अगर बात करें तो 1.6%, 2% और 2.3%। ठीक है, राजकोषीय घाटे की बात करें तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है ये जो है 2020 और 21 के संशोधित अनुमान के आधार पर जो है राजस्व बचत जो है वो निगेटिव है 2020 और 21 के संशोधित अनुमान के आधार पर। ठीक है, बाकी 2021 और 22 का जो अनुमान है उसमें जो है पॉजिटिव है 1.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो इम्पोर्टेंट है वो अनुमानित किया गया था 2.97%, मगर इसे संशोधित करके 4.17% कर दिया गया है, क्योंकि जो पैंडेमिक था उसके कारण जो है राजकोषीय घाटा है, और राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया है यहाँ पर, और 2021 और 22 के लिए भी जो है ये 4.17 अनुमानित किया गया है, और अगले 3 वर्षों की बात करें तो 3.49%, 2.98% और 2.73% रहने का अनुमान है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर कुल उधार की बात करें तो 28.8% जो अनुमानित किया गया था उसे संशोधित करके 29.2% कर दिया गया है, और बजट अनुमान 2021 और 22 में यह है 28.1% रहने का अनुमान है, और अगले 3 वर्ष की बात करें तो उसमें 28.6%, 28.5%, 28.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो जो हमारा कुल जीडीपी का राज्य के जीडीपी का जो अगर हम ऋण की बात करें तो वो 28.1% है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर राजकोषीय घाटे का विश्लेषण दिया गया है। ठीक है, तो हम जो है इसे 2021 और 22 के बजट अनुमान के आधार पर अगर पढ़ें तो ये कितना रहने वाला है। ठीक है, ये परसेंटेज में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्व बचत जो है 1.0% रहने वाला है। पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो 5.3%, और अगर हम बात करें शुद्ध प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम की बात तो 0.01%, और अगर हम यहाँ पर बात करें राजकोषीय घाटा की तो ये है 4.1%, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि टोटल जीडीपी कितनी है तो वो है 21,73,390 करोड़ रुपए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारी राज्य की सकल जीडीपी है, टोटल जो घरेलू उत्पाद है राज्य का वो 21,73,390 करोड़ है। ठीक है, और 2020 और 21 के संशोधित अनुमान के आधार पर ये था 19,40,527 करोड़ रुपए। ठीक है, और दोस्तों राजकोषीय घाटा जो था वो 2020 और 21 का संशोधित अनुमान के तहत जो 4.7% था, ये अभी हमने बता दिया है। ठीक है, और बाकी इसमें जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्व बचत की अगर हम बात करें तो वो जो है 2020 और 21 में माइनस में है, माइनस के 0.68,
पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो जीडीपी का 3.52% है। और शुद्ध प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम की बात करें तो वो माइनस के 0.03% है। ये दोस्तों टोटल जीडीपी के आधार पर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2021 और 22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, ये दोबारा से वही बात रिपीट की गई है, 4.1% अनुमानित है। जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा 4% से कुछ अधिक है, ठीक है। जो 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि हमारा राजकोषीय घाटा 4% से नीचे होना चाहिए, तो उससे तो जो है थोड़ा ज़्यादा है, वो भी दोस्तों पैंडेमिक के कारण हुआ है, ठीक है। वर्ष 2022 और 23 से 2024 और 25 तक की अवधि में जो है इसके वित्त 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुपात 2022 और 23 में जो 3.5% और 2023 से 26 तक 3% अंदर रहने का अनुमान है। जो दोस्तों 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राजकोषीय घाटा जो है हमारा 3.5% होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका बात करें 23 और 26 में 3% रहना चाहिए, तो इसके जो है अंदर जो है अनुमानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 ईयर में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 4.17% है, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट जो ईयर है उनका पूर्वानुमान दिया है कि इतना जो है हमारा राजकोषीय घाटा रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू 15वें वित्त आयोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेतन पेंशन एवं ब्याज पर होने वाला सम्मिलित व्यय वर्ष 2021 और 22 में राजस्व प्राप्तियों का 61.3% है तथा राजस्व व्यय का 64.9% अनुमानित है, ठीक है। वर्ष 2024 और 25 तक इस अनुपात के जो है घटकर क्रम से 55.7% और 62.9% हो जाने का अनुमान है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋण सेवा पर होने वाला व्यय वर्ष 2021 और 22 में राजस्व प्राप्तियों का 17.3% के स्तर पर रहने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2024 और 25 तक घटकर 14.9% होने का आकलन है। सरकार की ऋणग्रस्तता की बात करें तो यह भी हमने बताया 28.1% जो है रहने का अनुमान है, ठीक है। अब दोस्तों राज्य बजट 2021 और 22 की कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं की गई हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में बात की जाएगी, तो इसे जो है हमें ध्यान रखना है और जो भी स्कीम है वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट पेश किया गया है। तो ये जो था पहला पेपरलेस बजट था उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। और केंद्रीय बजट भी जो है पेपरलेस बजट था इस बार। पेश किए गए बजट में प्रस्तुत प्रमुख घोषणाएं संक्षेप में अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 और 22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी, ठीक है। तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी 2021 और 2022 से। ये इंपॉर्टेंट है, ये योजनाएं जो है हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के जो है व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना है, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है चिकित्सा देखभाल के लिए, ठीक है, चिकित्सा सुविधाओं के लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के किसानों को भी शामिल किया गया है। तो राज्य के किसान भी जो है इसमें शामिल हो गए हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा के हेतु मिशन शक्ति लागू किया गया है। तो दोस्तों मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट योजना है। इसके अंतर्गत जो महिलाओं की से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान का जो है निपटारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मिशन शक्ति क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक उत्तर प्रदेश की जो योजना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ जो पहले जो संचालित है पोषण कार्यक्रम, उसके साथ जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन जो है वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पोषण के लिए जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शुरू की गई। इसमें जो ड्राई फूड क्या दिया जाएगा वो हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, महिला सामर्थ्य योजना। ये महिला सामर्थ्य योजना जो ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादक है कि स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से यह नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। तो ध्यान रखना, महिला सामर्थ्य योजना जो है ग्रामीण अंचल में जो है
दूध उत्पादन है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की गई है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो कोविड-19 समस्या है उससे उससे जो है समाधान पाने के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति योजना की घोषणा की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। तो जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए निःशुल्क अगर कोचिंग की बात करें तो वो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय समावेशन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2021 तक लगभग 7.20 करोड़ रुपए करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, मतलब इतने खाते खोले जा चुके हैं, तथा 5.12 करोड़ खातों के रुपए डेबिट कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है टेबल दे रखी है, इसमें दोस्तों राज्य की ऋणग्रस्तता की मद दे रखी है। ठीक है, जो विभिन्न जो बाजार ऋण है, अल्प बचत है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण है, पावर बॉन्ड है। ठीक है, भारत सरकार से जो ऋण है या भविष्य एवं पेंशन निधियां जो हैं उन वे भी ऋण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, राज्य की ऋणग्रस्तता कितनी है ये यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो है संशोधित अनुमान है और ये बजट अनुमान है। ठीक है, तो बाजार ऋण जो है वो 19.2% है। ठीक है, रहने का अनुमान है। जो हमारा बाजार ऋण है राज्य का वो 19.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, और 2020 और 21 के लिए जो संशोधित अनुमान है वो 18.8% है। ठीक है, अल्प बजट में 1.9 रहने का अनुमान है। वित्तीय संस्थाओं के ऋण में जो 0.7% रहने का अनुमान है। पावर बॉन्ड के रूप में देखा जाए तो 1.9% रहने का अनुमान है। और भारत सरकार से जो ऋण प्राप्त हुआ है उसका जो है 0.5 रहने का अनुमान है। और भविष्य निधि के रूप में जो देता है वो 2.8% रहने का अनुमान है। ठीक है, जमा एवं अग्रिम तथा रक्षित निधियों के लिए जो है 1.1% रहने का अनुमान है। अगर टोटल की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात करी थी वो जो रहने का अनुमान है 28.1%, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर ऋणग्रस्तता की बात करें तो राज्य की जो सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्तता है वो किस में है, वो है बाजार ऋण में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें ऋण की तो सबसे ज़्यादा जो है वो बाजार ऋण की है, मार्केट बोरिंग। ठीक है, अब दोस्तों ये जो योजना थी इसके बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना कल्याण योजना, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का आच्छादन करते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया जो खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हों। जो खातेदार और सह खातेदार किसान हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी हैं जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसमें जो है कृषक खातेदार, सह खातेदार और जो भूमिहीन व्यक्ति हैं जिन पर पट्टे पर जो है भूमि मिलती है, बटाई पर जो खेती करते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसके लिए जो है 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये इम्पोर्टेंट है ये योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत किशोरों एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु यह योजना शुरू की गई है। तो बच्चों के लिए और किशोरों के जो कुपोषण है उसकी समस्या से निजात पाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से क्रियान्वयन है। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ड्राई राशन भी दिया जाएगा और अतिरिक्त पोषण भी दिया जाएगा। इस योजना में उन कुपोषित बच्चों को शामिल किया जाएगा जो 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु के हैं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो। ठीक है, तो इसमें जो उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनकी एज जो है 6 माह से 5 वर्ष तक की हो और वो आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हो। और साथ ही इसमें जो है एनीमिनिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली किशोरी बालिकाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो है 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे और 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियाँ हैं जो कॉलेज नहीं जाती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, उन्हें शामिल किया गया है। और इसमें जो है 100 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इस योजना का उद्देश्य किसानों को उत्थान एवं उनकी जो है आय दोगुना शुरू करना है और वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से ये योजना क्रियान्वित की जाएगी। और इस योजना के मुख्य घटक जो हैं वो है प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण करना है। मतलब जो हमारा जलवायु प्रदेश है जो कृषि का, उसके हिसाब से जो है जो अच्छी फसल उत्पादकता वाली फसल है उन्हें चिन्हित किया जाएगा। साथ में उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जाएगा और विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना करना, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, तो ये जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रदेश की समस्त पंचायतों में बिजनेस करस्पॉन्डेंस सखी को चयनित एवं प्रशिक्षित करने की योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। ठीक है, तो बजट का जो मुख्य बिंदु है वो स्वावलंबन से सशक्तिकरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो 2017 और 18 का बजट में जो है किसानों को के लिए था और 18 और 19 का जो बजट था वो औद्योगिक विकास से संबंधित था और 2019 और बजट का जो उद्देश्य था वो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित था और 2020 और 21 का जो बजट था वो युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है ये 2021 और 22 का जो बजट है वो स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ठीक है, पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य किया जा रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा पर 4 स्तंभ पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 4 स्तंभ कौन कौन से वे हैं, अब स्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास। ठीक है, ये 4 स्तंभ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 4 स्तंभ कौन कौन से हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के, अब स्थापना है, जन स्वास्थ्य है, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास है तथा कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान की जा रही है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, योजना के तहत कृषि कार्य हेतु सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके तहत जो सोलर पंप जो है वे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। तो 21 और 22 में जो है 15,000 सोलर पंपों की जो है स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत। लॉकडाउन के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो कोविड-19 के तहत के बाद जो है अपने घर वापस आए थे तो उनके लिए जो है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की जो बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिस हेतु जो है 12 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जो है वो जो है पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस योजना के तहत ये कौन सी योजना है अभी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आवंटित की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कामगारों, श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों।
जो कामगार, श्रमिक एवं सामाजिक आर्थिक सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में जो है 3 लेवल की यानी कि लेवल 3 की बायोसेफ्टी लैब तथा राज्य के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेवल 3 की बायोसेफ्टी लैब जो है वो पीजीआई लखनऊ में स्थापित की जाएगी और 45 जनपदों में जो है राज्य के मेडिकल कॉलेज संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये 45 जनपदों में स्थापित किया जाएगा और ये जो है लेवल 3 की बायोसेफ्टी लैब जो है वे पीजीआई लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के 13 जनपदों के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ध्यान रखना है दोस्तों, तो 13 जनपदों में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के 16 एसेवित जनपदों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने का हेतु जो है 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिसीज के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, तो बायोसेफ्टी लैब 4 जो है KGMU लखनऊ में स्थापित की जाएगी, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। ठीक है, इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार केंद्र की स्थापना KGMU लखनऊ में और आपका मेरठ में और प्रयागराज में किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार केंद्र की स्थापना जो है KGMU लखनऊ में, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में और मेरठ में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना KGMU लखनऊ में की जाएगी। तो मधुमेह जो उन्नत केंद्र है वो KGMU लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे अयोध्या होगा। ठीक है, तो जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो है दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार जो है राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं, वे हैं 3, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो नगर का जो एयरपोर्ट है वो अभी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार की उड़ान योजना थी जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, इसके तहत जो आसपास के शहरों में जो है उड़ान संचालित की गई थी, के तहत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में हवाई सेवा हेतु एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उड़ान योजना के तहत अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में जो है ये योजना जो है एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य के 10 शहरों, ये 10 शहर हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी हेतु चयनित किया गया है। ठीक है, योजना के जो है इन शहरों में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत। ठीक है, त्वरित आर्थिक विकास योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को त्वरित क्रियान्वित करना है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अब स्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना सम्मिलित है। इस योजना हेतु 2500 करोड़ रुपए की जो है व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कृषि की, जो इम्पोर्टेंट है, राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है, जिसमें जो है 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, तो 165 लाख हेक्टेयर में जो है खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021 और 22 में
खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में जो है कृषि की विकास दर जो लक्षित की गई है वो 5.1% लक्षित की गई है। ठीक है, और जो खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम लक्ष्य की बात करें तो वो 644 लाख मीट्रिक टन है, और तिलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 13 लाख मीट्रिक टन जो है अनुमानित या निर्धारित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं राज्य में वर्ष 2020 और 21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य, जो खरीफ की फसल है उसका लक्ष्य जो है 223 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, और रबी का जो लक्ष्य है वो 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का जो लक्ष्य है वो 12 लाख मीट्रिक टन जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खाद्यान्न जो लक्ष्य हमारा क्या निर्धारित किया गया है, और कृषि के क्षेत्र में जो हमारी विकास दर है वो क्या निर्धारित की गई है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वर्ष 2020 और 21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021 और 22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। चीनी उद्योग प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों का परिवारों का आजीविका मुख्य आधार है। ठीक है, तो दोस्तों जो गन्ने की फसल है उस पर जो है हमारे अधिकतर किसान निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो पेराई सत्र 2019 और 20 में राज्य में जो है 26.79 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी, जबकि वर्तमान पेराई सत्र में जो है गन्ने का क्षेत्रफल 27.40 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तो यहाँ जो है गन्ने के क्षेत्रफल में कमी जो है देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेराई सत्र 2019 और 20 एवं वर्ष 2020 और 21 में चीनी उत्पादन क्रम से 126.37 लाख टन तथा 125 लाख टन अनुमानित है। ठीक है, तो ध्यान रखना चीनी उत्पादन में जो है कमी हुई है, और गन्ने के जो क्षेत्रफल है बुवाई क्षेत्रफल उसमें भी जो है कमी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हैं योजनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है जो बजट में जो सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है वो कौन सी योजना पर किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है ये योजना है दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके तहत जो है 18,172 करोड़ रुपए जो है ये व्यय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों बजट जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ध्यान रखने हैं। पेराई सत्र 2020 और 21 में राज्य में 119 चीनी मिलें संचालित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो राज्य में जो चीनी मिलें हैं वो टोटल कितनी है, ये वे हैं 119। ठीक है, जो संचालित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की पीपराय चीनी मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों एथेनॉल का जो प्रयोग है वो एनर्जी के रूप में किया जाता है। जो पेट्रोल में अगर हम एथेनॉल मिला लेते हैं तो हमारे जो है जो पेट्रोल पर निर्भरता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो राज्य की पहली चीनी मिल है जो गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाएगी वो है पीपराय चीनी मिल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दुग्ध विकास एवं मत्स्य। ठीक है, तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। ठीक है, तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में। ठीक है, वर्ष 2018 और 19 में दुग्ध उत्पादन जो है वो जो दुग्ध उत्पादन है वो 30,518 टन रहा है, तथा प्रति व्यक्ति जो दुग्ध की उपलब्धता है वो है 371 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 371 ग्राम रही है, वो 2018 और 19 के आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 2018 और 19 के आधार पर जो है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राज्य में कितनी है, तो हम बता देंगे 371 ग्राम। ठीक है, अगर बात करें हम 2019 और 2020 की, तो दोस्तों इसमें जो है वो है
300 अगर हम उसके स्तर पर देखें तो थोड़ा दोस्तों यहाँ थोड़ा मैं जो करंट है वो बता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा देख दोस्तों राज्य के स्तर पर जो है 2018 और 19 में जो है वो 371 ग्राम रही है। और अगर हम भारत के स्तर पर देखें प्रति व्यक्ति जो दुग्ध की उपलब्धता है वो 2018 और 19 में वो 394 ग्राम है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर 2019 और 20 की बात करें, 2019 और 20 की, तो वो 406 ग्राम है। ठीक है, ये भारत के स्तर पर है। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में सबसे टॉप पर राज्य कौन सा है, तो 2018 और 19 में जो है वो पंजाब था। और अब जो है 2019 और 20 लेटेस्ट आंकड़े में जो है हरियाणा पहुंच गया है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि हर बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु जो है पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मछली जो जो उत्पादन होता है वो एक तो समुद्री तट पर होता है और एक जो है इनलैंड यानी कि जो आंतरिक क्षेत्र है वहाँ पर होता है। ठीक है, और दोस्तों मछली उत्पादन में जो है टॉप पर कौन सा राज्य है, वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इस बार जो है इनलैंड बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 2021 और 22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, प्रदेश में ख्याति उपलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों हेतु जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को 11 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है ये एक स्कीम है। इसके तहत जो है जिन्होंने पहले कभी पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया है उन्हें 11 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो 25,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र को जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन जो घोषित किया गया है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे को जो है घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य को 3 वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया है। ठीक है, दोस्तों 5 वर्षों का 20,000 करोड़ रुपए का निवेश का जो लक्ष्य है वो 3 वर्षों में जो अर्जित कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में अगले 5 वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में अगले 5 वर्षों में जो है वो 40,000 व्यक्तियों को जो है रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना तथा बुंदेलखंड में जो है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बुंदेलखंड में जो है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि जो है वो इंटर हाई स्कूल और इंटर के स्तर पर क्रमशः 8,000 रुपये और 10,000 रुपये थी, जो बढ़ाकर 12,000 रुपये और 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो अतिथि विशेषज्ञ जो टीचर होते हैं उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। और हाई स्कूल पर के स्तर पर देखें तो 12,000 रुपये और इंटर के स्तर पर देखें तो वो 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन की कल्याणकारी योजना संचालित है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध हैं एवं जो वृद्ध है 60 वर्ष से अधिक आयु के और जो विपन्न कलाकार हैं उन्हें 2,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटन आए हैं,
जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या जो है 53.60 करोड़ तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख रही है। ठीक है, तो दोस्तों पर्यटन की अगर दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है पर्यटक, विदेशी पर्यटक जो हैं वो तमिलनाडु में जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है पर्यटक जाते हैं, और विदेशी पर्यटक की बात करें तो वो यूपी में गए हैं इस बार। ठीक है, और यूपी में आगरा का ताजमहल वो ज़्यादा देखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अयोध्या एवं वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अयोध्या और वाराणसी के लिए पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का जो व्यवस्था किया गया है। अयोध्या में इस बार पुनः दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों अयोध्या में जो दीपोत्सव बनाया जाता है, और ये जो है एक बार विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया गया था। ठीक है, 13 नवंबर 2020 को किया गया तथा 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजकोषीय सेवाएं की। तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जो आबकारी शुल्क है उससे जो है 41,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य जो है वो 25,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अब वाहन कर से जो है राजस्व संग्रह जो है वो 9,350 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो है बजट अनुमान 2021 और 22 का एक दृष्टि में जो है दे रखा है, इसे और देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है ये हमें ध्यान भी रखना है। तो बजट का आकार जो था वो था 5,50,270.70 करोड़ रुपए। ठीक है, और 27,598.40 करोड़ रुपए की जो है नई योजना इसमें सम्मिलित की गई थी। कुल प्राप्तियों की बात करें तो 5,06,181.84 करोड़ रुपये था। कुल प्राप्तियों में 4,18,340.44 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति थी, और 87,841.40 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति थी। दोस्तों ये रिपीट हो रहा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें राजस्व प्राप्ति में, कर राजस्व का अंश जो था वो 3,05,740.30 करोड़ रुपये था। इसमें स्वयं का कर राजस्व जो था वो था 1,86,345 करोड़ रुपये, तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो था वो था 1,19,395.30 करोड़ रुपये। ठीक है, और कुल व्यय जो था वो था 5,50,270.78 करोड़ रुपये। ठीक है, ये अनुमानित था। कुल व्यय में 3,95,130.35 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय था, और 1,55,140.43 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय पर जो है निर्धारित था। ठीक है, समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 44,088.94 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। ठीक है, लोक लेखा से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम जो है वो 37,988.94 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये दोस्तों रिपीट बात है, इसलिए जो है ये आपको जो है एक बार और देख लेंगे वीडियो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक शेष 14,033.12 करोड़ रुपए को जो है हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 23,955.82 करोड़ रुपए ऋणात्मक रहने का अनुमान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्व बचत की अगर बात करें तो वो है 23,210.09 करोड़ रुपए। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो इंपॉर्टेंट वो 90,729.80 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल जो हमारे जीडीपी है राज्य की वो 4.7% रहने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य की ऋणग्रस्तता जो है वो 28.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो था ये उत्तर प्रदेश का बजट था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी अगर लैंग्वेज इधर उधर हो गई हो तो आप एक दो बार वो करके देख सकते हैं, रिपीट करके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा टॉपिक है और पढ़ाने में जो है थोड़ा एनर्जी भी कंज्यूम होती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों वैसे भी जो है एग्ज़ाम सर पर है तो जल्दी जल्दी ये कराया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।